ठीक है। पहला जो टॉपिक है आज का दैट इज न्यू अरावली बेंचमार्क। पढ़ा है ये न्यूज? क्या न्यूज है, क्या कंटेंशन है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? एक नई डेफिनेशन आई है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, 100 मीटर की डेफिनेशन है। अभी हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी एक कमिटी बनती है, और ये कमिटी रिकमेंडेशन देती है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट कंप्राइजेज अरावलीज एंड व्हाट नॉट कंप्राइजेज अरावलीज। ठीक है, कि अरावली क्या है और अरावली क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, एक एम्बिगिटी थी, एक क्लैरिटी नहीं थी कि अरावली डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं, अरावली रेंज कौन सी है, अरावली हिल्स कौन सी हैं। ठीक है, अरावलीज हैं क्या, बेसिकली वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम, हिमालय से भी पुराने हैं। एक समय ये हिमालय से भी ऊपर थे, मतलब जो इनकी हाइट थी वो हिमालय से भी ऊपर थी, लेकिन अभी क्या है, अभी ओवर मतलब बहुत लाखों साल पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, तो वो कोरोड हुई है, इरोड हुई है, तो अब क्या है, उसकी साइज कम हो गई है, और कहाँ से कहाँ रन करती है। जैसे ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, तो ये आपका दिस इज अरावली, ये दिल्ली से लेके कहाँ तक रन करती है, गुजरात तक रन करती है। दिस रन्स टिल गुजरात, दिल्ली से गुजरात। ठीक है, इधर क्या है, थार डेजर्ट है। इधर क्या है आपका, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारे रीजन है वो आपके शुरू हो जाते हैं। तो इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स, इट्स वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन्स। ठीक है, साथ ही साथ ये रेसिडुअल माउंटेन्स भी हैं। रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होगा, व्हाट आर रेसिडुअल माउंटेन्स? मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म था वो इरोड हो चुका है, ओरिजिनल फॉर्म था वो इरोड, एक समय ये हिमालय से भी बड़े होंगे, लेकिन चूंकि इतने पुराने हैं तो विंड एरोजन की वजह से, ठीक है, रिवराइन फ्लो की वजह से जो उनकी हाइट है वो आपकी कम होती गई है। ठीक है, तो अभी जो हमको देखने को मिलती है, अभी जो श्रृंखला देखने को मिलती है वो करीब करीब 700 किलोमीटर की है। वो रेसिडुअल माउंटेन्स है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, रेसिडुअल फॉर्म में। तीसरा क्या है, कहां से कहां रन करती है, इट रन फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात, दिल्ली से लेके गुजरात तक, और करीब करीब 700 किलोमीटर रन करेंगे, 700 किलोमीटर। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये? ठीक है, और बताओ। डेजर्टिफिकेशन को रोकती है, क्योंकि इधर क्या है, थार डेजर्ट है। ठीक है, अगर ये अरावली श्रृंखला नहीं होती, अरावली रेंज नहीं होता, तो आपका जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है ये भी धीरे धीरे क्या होता है, ये डेजर्टिफाई हो चुका होता। तो दिस इज अ ग्रेट इकोलॉजिकल सर्विसेज, दिस इज अ ग्रेट इकोलॉजिकल सर्विस विच इज एक्सटेंडेड बाय अरावलीज। इसके अलावा अरावलीज हैं ये, तो ठीक है, मतलब जो यहाँ का लोकल रिलीफ है ऊपर है, तो यहाँ पर आपको काफी लश ग्रीन फॉरेस्ट भी दिख जाते हैं, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का भी काम करती है। ठीक है, यहाँ पर आपका कई हेरिटेज साइट्स भी हैं, जैसे रणथंबोर हो गया। ठीक है, रणथंबोर क्या है, सरिस्का का नाम सुना है, रणथंबोर का नाम सुना है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी हैं, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। तो इस टाइप की कई सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज, डेजर्टिफिकेशन भी रोक रही है, एक्विफर रिचार्ज है वो भी कर रही है। ठीक है, इस पे आएंगे हम। तो दिस वाज अरावलीज। अरावलीज जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, नॉर्दर्न इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज की एक कमिटी आती है, और वो रिकमेंडेशन देती है कि व्हाट वुड कंप्राइज अरावलीज एंड व्हाट वुड नॉट कंप्राइज अरावली। उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट मान लेती है कि दिस इज अ एक्सेप्टेड डेफिनेशन। रिकमेंडेशन क्या रहती है, रिकमेंडेशन ये रहती है मोएफसीसी की कमेटी की, कि दो पार्ट्स में, एक है अरावली हिल्स, अरावली हिल्स
व्हाट ऑल लैंडफॉर्म्स वुड कंप्राइज अरावली हिल्स। तो वो सारे लोकल रिलीफ्स जो 100 मीटर से ज्यादा है, 100 मीटर से ऊपर की हाइट पे है, दैट वुड कंप्राइज 100 अरावली हिल्स। दैट वुड कंप्राइज व्हाट, अरावली हिल्स। ठीक है, मतलब 100 मीटर से नीचे के जो रिलीफ्स हैं वो आपका अरावली की श्रृंखला में नहीं काउंट किए जाएंगे। दिस इज द one of the recommendations provided by the committee constituted by Ministry of Environment, Forest, Climate Change। दूसरी चीज है अरावली रेंज। इसमें क्या है, क्लस्टर ऑफ 2 or more hills within 500 meter range। कि अब जो श्रृंखला है आपकी वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। कई जगह मान लीजिए सीरीज चल रही है, फिर क्या है, थोड़ा सा आपका सपाट जमीन आई और उसकी कुछ दूरी पर 250 मीटर पे फिर दो आपके हिल्स आ गए या हिलॉक्स आ गए, 2 या 2 से 3 क्लस्टर है। तो अगर वो 500 मीटर की रेंज में है, 500 मीटर की रेंज में है, तो वो अरावली रेंज कंप्राइज करेंगे। दीज टू टुगेदर वुड कंप्राइज अरावलीज। दीज टू टुगेदर वुड कंप्राइज अरावलीज। जैसे ये अरावली रेंज आ रही है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है। अब मान लीजिए इससे इतर, इससे थोड़ा टूट के यहां पर आपका 2-3 हिल्स का या हिलॉक्स का एक क्लस्टर बना हुआ है, लेकिन ये इससे कंटिन्यूटी नहीं रखा हुआ है, लेकिन ये 500 मीटर की विसिनिटी में है। या मान लीजिए यहां पे कुछ क्लस्टर बना हुआ है 3 से 4 माउंट हिलॉक्स का या हिल्स का, और ये डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर की है या 400 मीटर की है, तो इसको भी अरावली रेंज में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये 700 मीटर की दूरी पे है, तो नए रिकमेंडेशन के हिसाब से जो 700 मीटर की दूरी पे जो क्लस्टर है उसको अरावली रेंज में नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो यहां से हमको दो क्राइटेरियाज मिलते हैं, दो क्राइटेरियाज। एक, अरावली हिल्स कौन कंप्राइज करेगा, जो 100 मीटर से ऊपर के जो रिलीफ्स हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, दे वुड कंप्राइज अरावली हिल्स। दूसरी चीज, अरावली रेंज में 500 मीटर के अंदर क्लस्टर का, हिलॉक्स के या हिल्स के क्लस्टर का होना जरूरी है। ये दो क्राइटेरियाज कंप्राइज करेंगी अरावलीज को। इसके अलावा जो भी लोकल रिलीफ्स हैं, मान लीजिए 70 मीटर की कोई रिलीफ है या 80 मीटर की कोई रिलीफ है, या मान लीजिए 700 या 800 मीटर की दूरी पे जो एक्सटेंशन है उससे 700-800 मीटर की दूरी पे कोई क्लस्टर है, तो दे वोंट बी डिफाइंड और क्लासिफाइड एज अरावलीज। ठीक है, अब वो अरावलीज उनको क्लासिफाई नहीं किया गया है, यानी वहां पे माइनिंग हो सकती है। ठीक है, वहां माइनिंग हो सकती है, वहां रियल एस्टेट का काम हो सकता है, वहां होटल बन सकते हैं, रिजॉर्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं उन रीजन्स में, उन एरियाज में। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पर आपके खींचे जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज किए जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है वो होना शुरू हो जाएगा। इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, जो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, इसी के अगेंस्ट आपको ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन है किसने दी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की कमिटी ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डेफिनेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और इसी के बाद से बवाल शुरू हुआ, इसी के बाद से जो प्रोटेस्ट हैं वो आपके शुरू हुए। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स था, सुप्रीम कोर्ट मान ली कमिटी की रिकमेंडेशन और ये कह दी कि मतलब ये जो डेफिनेशन है दिस इज एक्सेप्टेड डेफिनेशन, ये एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। इसके पहले कोई हमारे पास क्लियर कट डेफिनेशन नहीं थी, तो एक एम्बिग्यूटी बनी हुई थी। तो मान लीजिए किसी को माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया, अब वो लिटिगेशन में केस चला जाता था। ठीक है, लोग पीआईएल फाइल कर देते थे, कोर्ट केस होने लगते थे। तो सरकार को ये लगा कि भाई हमको क्या करना चाहिए, हमको अरावलीज की क्लियर कट डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे आधारित एक क्लियर कट डेफिनेशन है, वो रोल आउट कर लेनी चाहिए। इसीलिए ये कमिटी ने रिकमेंडेशन दी और सुप्रीम कोर्ट इसको मान लेती है। लेकिन इसके बाद क्या है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्लैरिफिकेशन देती है। गवर्नमेंट का क्या स्टैंस रहता है, गवर्नमेंट का ये
भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, उनका ये क्या क्लैरिफिकेशन रहता है? उनका ये क्लैरिफिकेशन रहता है कि आपका जो पहले क्राइटेरिया था वो एम्बिग्यूअस था, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, उसमें क्लैरिटी नहीं थी, तो जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हमारा कंप्रोमाइज हो रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाइट रोप वॉकिंग चाहिए हमको, हमको डेवलपमेंट का काम भी आगे बढ़ाना है, लेकिन इकोलॉजी को भी कंजर्व करना है, अरावलीज को भी कंजर्व करना है। तो अर्लियर डेफिनेशन वाज एम्बिगुअस और इनकंसिस्टेंट, मतलब क्लैरिटी नहीं थी, एम्बिग्यूटी थी। ठीक है, क्लैरिटी नहीं थी, एक एम्बिगिटी थी और एक कंसिस्टेंसी लैक कर रहा था डेफिनेशन। लेकिन जो नए क्लासिफिकेशन है, इससे क्या है, इससे कंसिस्टेंसी आ गई है, एक क्लैरिटी आ गई है कि व्हाट वुड कंप्राइज अरावलीज एंड व्हाट वुड नॉट कंप्राइज अरावलीज, एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोली गई कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अब ले डाउन कर दिए गए हैं, ये सरकार का कहना है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, पहले ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं था, अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आ गया, इसी से आपका क्या आ गया, इससे एक कंसिस्टेंसी आ गई है, इससे एक कंसिस्टेंसी आ गई है। तीसरी चीज जो सरकार ने बोली है या मिनिस्टर ने जो बात बोली है वो ये बोली है कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब इस नए डेफिनेशन के बाद से जो माइनिंग है वो एकदम बढ़ जाएगी, या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं उसमें हमको एक प्रसार या एक फैलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, उनका ये कहना है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है वो कंप्राइज करता है रावलीज, जिसमें से सिर्फ 0.19%, मतलब 1% भी नहीं, 0.19% ऑफ एरिया है उसको माइन किया जाता है, उसको माइन किया जाता है। ठीक है, मोर ओवर 90% जो अरावली का एरिया है वो कई लॉज से, कई गवर्नमेंट के लॉज से प्रोटेक्टेड है, कई गवर्नमेंट लॉज से या रेगुलेशन से प्रोटेक्टेड है। जैसे हमारे पास फॉरेस्ट लॉज भी हैं, अरावलीज पे आपके फॉरेस्ट भी हैं, तो हमारे पास फॉरेस्ट लॉज हैं, वो भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अरावलीज को। दूसरा क्या है, कई एरिया जो हैं वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हैं, ईएसजेड्स हैं, तो ईएसजेड नोटिफिकेशंस भी आती है भारत सरकार की, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट की, तो ठीक ठाक एरिया ईएसजेड रेगुलेशंस उससे भी प्रोटेक्टेड है। तीसरा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी रेगुलेट करती है, तो माइनिंग रेगुलेशंस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स भी हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी माइनिंग शुरू हो जाएगी, तो माइनिंग रेगुलेशंस भी दे आर इन प्लेस। माइनिंग रेगुलेशन, ईएसजेड नोटिफिकेशंस हमारे पास, फॉरेस्ट लॉज हैं, फॉरेस्ट लॉज हैं हमारे पास, स्टेट के अलग फॉरेस्ट लॉज हैं, सेंटर के अलग फॉरेस्ट लॉज हैं। तो 90% से ज्यादा जो एरिया है अरावलीज का वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, मोर ओवर 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली का अरावलीज का एरिया, इसमें खाली 0.19% पे ही माइनिंग होती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये किसका कहना है? ये सरकार का कहना है, जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है भूपेंद्र यादव, उनका ये कहना है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लोग सड़क पे उतरे, देखिए ट्रैक्टर्स की रैली हो रही है पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह आपका रैलीज देखने को मिल रही है। तो उसके बाद हमको क्या देखने को मिला, हमको उसके बाद ये देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट प्राइमरीली वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई, थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडिशनल डायरेक्टिव्स दिए, एडिशनल डायरेक्टिव्स में क्या क्या चीजें हैं कि सबसे पहले कि ठीक है, नए क्राइटेरिया आ गए हैं, लेकिन टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है फ्रेश माइनिंग लीज पे, टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है फ्रेश माइनिंग लीज पे। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की जो कमिटी थी उसके रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट कर रही है, उसके बाद सरकार जस्टिफिकेशन दे रही है, लोग सड़क पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद सरकार थोड़ा सा बैकफुट पे आ रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा से कुछ एडिशनल डायरेक्टिव्स दे रही है। पहला डायरेक्टिव क्या दे रही है कि टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रेश लीज, फ्रेश माइनिंग लीज।
ठीक है। दूसरा दूसरा सुप्रीम कोर्ट सरकार को डायरेक्टिव दे रही है कि आप जो नए इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उस पे भी कंजर्वेशन प्लान जो है वो रोल आउट करिए। मतलब पुराने ईएसजेड्स हैं उनको तो कंजर्व करना ही करना है, नए ईएसजेड्स हैं वो भी डिमार्केट किए जाएं, वो भी आपका एलियनेट किए जाएं मैप पे, ठीक है। और सरकार क्या करे, सरकार उनको भी कंजर्व करे। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ईएसजेड्स, ठीक है। तो ये अभी तक की ओवरऑल स्टोरी है, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट। अब अरावलीज क्या है ये आप जानते हैं, वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन्स, 700 किलोमीटर इसका टोटल स्ट्रेच है, कहाँ से कहाँ, दिल्ली से गुजरात, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर इनकी इकोलॉजिकल सर्विसेज देखें, इनका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें, दैट आर ऑफ इमेंस वैल्यू, दोज आर ऑफ इमेंस वैल्यू, ठीक है। तो हाउ अरावलीज provide great ecological services, ठीक है। और इसको कंजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई नी जर्क या एडहॉक एक्शंस या रेगुलेशन या डायरेक्टिव्स लाना क्यों डेट्रीमेंटल हो सकता है, वाई इट कैन बी डेट्रीमेंटल, ठीक है। सबसे पहले इट चेक्स डेजर्टिफिकेशन। ऊपर हमने एक रफ मैप ड्रॉप किया और वहां हमने क्या देखा कि अरावलीज के वेस्ट में क्या है, थार डेजर्ट है। तो एक तरीके से ये एक बैरियर की तरह काम करता है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर। ये पूरा आपका मरुस्थल है, थार वाला जो रीजन है, अगर ये नहीं होगा बैरियर, धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि थार डेजर्ट है वो हमारे जो फर्टाइल लैंड्स हैं, जहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ एग्रीकल्चर है, उसको भी खा जाएगा, वो एरिया भी आपके डेजर्टिफाई हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो एक चीज तो हो गया कि इट चेक्स डेजर्टिफिकेशन इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में ये डेजर्टिफिकेशन को रोकता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, और क्या इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करता है, क्लाइमेट रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सर्विसेज है। हमको ऑलरेडी क्या देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया में AQI है बहुत खराब हो जाती है विंटर्स के टाइम पे, ठीक है। दिल्ली से ये रन कर रहा है, दिल्ली से ये रन कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये जो रिलीफ है, जो रिलीफ है वो आपका बेसलाइन से काफी ऊपर है, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, हमको ये देखने को मिलता है कि ठीक ठाक फॉरेस्ट रीजन भी है, बहुत लश ग्रीन फॉरेस्ट है कुछ कुछ स्ट्रेचेस पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ओवरऑल क्लाइमेट को रेगुलेट, क्यों, क्योंकि जो फॉरेस्ट कवर है दे एक्ट एज अ लंग्स, दे एक्ट एज लंग्स, ठीक है, टू द एनवायरमेंट। तो इट रेगुलेट्स क्लाइमेट एंड एंश्योर्स गुड एयर क्वालिटी। फिर क्या है, लोकल एक्विफर्स, ठीक है। मतलब इट रिचार्जेस इट रिचार्जेस ग्राउंड वाटर, ठीक है। रिचार्जेस ग्राउंड वाटर। और बताइए,
इट सपोर्ट्स मैनी रिवर्स, इट सपोर्ट्स मैनी, लूनी है, चंबल है, मैप पे देखा है कि नहीं, बनास है, ठीक है, इन सारे रिवर्स को सपोर्ट करता है। जहां पे हिलॉक होगा, थोड़ी सी बारिश होती है, आप देखेंगे एक नदी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, यहां पे भी क्या है, लूनी है, चंबल है, इन रिवर्स को भी ये सपोर्ट कर रहा है, इन रिवर्स को भी सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट्स रिवर। तुमने जो सचिन पॉइंट बोला था, बायोडाइवर्सिटी एनरिच करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप के यहाँ पे इकोसिस्टम है, तो एक नीश भी है, इकोलॉजिकल नीश भी है, तो कई स्पीशीज हैं हमको यहाँ देखने को मिलती है, कई स्पीशीज हमको देखने को मिलती हैं, तो इट कंजर्व्स बायोडाइवर्सिटी, वेरियस स्पीशीज, साथ ही साथ यहाँ पर आपके नेशनल पार्क्स हैं, यहाँ पर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। और कोई पॉइंट? सपोर्ट्स विलेज कम्युनिटीज एंड ट्राइबल्स। हम लोग शहरों में रहते हैं, हमारे पास क्या है, पाइप्ड वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, काम है, जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं राजस्थान की, गुजरात की, वो क्या है, वो अरावलीज के इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा निर्भर है, ठीक है, उनके पास हो सकता है पाइप्ड वाटर ना हो, लेकिन यहाँ क्या है, एक्विफर रिचार्ज है, कई टाइप की इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वहाँ से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हो, वो बेचते हो ओपन मार्केट में, तो इट सपोर्ट्स ट्राइबल कम्युनिटीज, मतलब एक प्रकार का ह्यूमन डिपेंडेंस जो है वो भी है अरावलीज के इकोसिस्टम, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सर्विसेज विच आर एक्सटेंडेड बाय अरावलीज टू इंडिया, ठीक है। तो इस स्लाइड में, इस स्लाइड में अरावलीज को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। यहाँ पर मतलब थोड़े से लालच के लिए लॉस को डाइल्यूट करना, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि क्या अरावली कंप्राइज करेंगे, क्या अरावलीज नहीं कंप्राइज करेंगे, ठीक है, उसमें चेंजेस ला देना, ठीक है, मतलब चेंजेस आए भी, अगर हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ले डाउन कर रहे हैं, ले डाउन कर रहे हैं, तो दे शुड हैव साइंटिफिक रैशनल, दे शुड हैव साइंटिफिक रैशनल, एक चीज। दूसरा क्या है, पब्लिक कंसल्टेशन, वे फॉरवर्ड में यही सारी चीजें लिखेंगे, पब्लिक कंसल्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गवर्नमेंट जो है वो यूनिलेटरली डिसीजन ना ले ले, ठीक है, मतलब जो भी डिसीजंस हो, जो भी डिसीजंस हो वो क्या हो, दे शुड इन्वॉल्व ऑल द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स इन द सोसाइटी, जितने रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, नए डेफिनेशन लाएं, क्योंकि क्या है, अभी तक डेफिनेशन उतने क्लियर कट नहीं थे, क्या अरावलीज हैं क्या अरावलीज नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसका आइडेंटिफिकेशन मुश्किल था, इससे क्या हो रहा था, कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा हो जा रहे थे, कोई रिजॉर्ट बन रहा है, आधा बन गया, पता चला किसी ने पीआईएल डाली, पीआईएल डाली और कोर्ट केस शुरू हो गया, लिटिगेशन शुरू हो गया, तो कोर्ट, लोकल कोर्ट से उनको खुद ही नहीं पता है कि क्या अरावलीज हैं क्या अरावलीज नहीं है, तो हमको क्या करना है, विकसित भारत 2047 की ओर भी मूव करना है, लिमिटेड माइनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्बनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन है वो भी चलना चाहिए, तो देयर इज टाइट रोप वॉकिंग, टाइट रोप वॉकिंग, हमको इकोलॉजी भी कंजर्व करना है और हमको डेवलपमेंट है वो स्लॉटर हो ना हो, ये भी इंश्योर करना है, मतलब जो डेवलपमेंट के काम है वो भी सेक्रीफाइस ना हो, हमको ये भी इंश्योर करना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो ले डाउन किए जाए, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आ गए थे, मोएफसीसी की कमिटी ने रिकमेंड कर दिया था, लेकिन इसमें क्या था, जो तमाम पक्ष हैं समाज के, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इफेक्टिव कंसल्टेशन नहीं ली गई, इफेक्टिव कंसल्टेशन नहीं ली गई, अगर कंसल्टेशन लेके काम होता, इसमें एनवायरमेंटलिस्ट है, हाइड्रोलॉजिस्ट है,
ठीक है, सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, कुछ प्रोमिनेंट जो एनजीओज हैं, ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट आईसीएआर है, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इनसे, या एफआरआई है, इसके जो एमिनेंट पोजीशन पर बैठे हुए जो लोग हैं उनको भी कमेटी में लाया गया होता है, ठीक है, उनकी भी राय ली गई होती है, और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज हैं वो ले डाउन किए गए होते, तो शायद इतनी भसड़ जो देखने को मिल रही है वो हमको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होने चाहिए, लेकिन ये नीजक या यूनिलेटरल नहीं होने चाहिए कि गवर्नमेंट मन चाहा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रोल आउट कर दे, ठीक है। इसमें इसमें हमको चाहिए कि जो कंसल्टेशन हो वो मल्टी फेसेटेड हो, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने इनपुट से और एक डेमोक्रेटिक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो आपके ले डाउन किए जाए, ठीक है। तो आने वाले समय में अभी देखिए क्या है, जिस तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है आने वाले समय में रेगुलेशंस में थोड़ी सी हो सकता है, क्या है मतलब करेगी ही करेगी, क्योंकि प्रोटेस्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखिए ट्रैक्टर वाली रैली निकल चुकी है, ठीक है। तो आपको जो आंसर लिखना होगा वो इसी तर्ज पे लिखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट का काम भी इंपॉर्टेंट है और इकोलॉजी को कंजर्व करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेकिन जो भी क्राइटेरिया ले डाउन किए जाएं वो ऑब्जेक्टिवली किए जाए, एक चीज। दूसरा क्या, इसमें जो तमाम रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी से लिया जाए, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट न्यू अरावली बेंचमार्क। अगला जो न्यूज आइटम है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए, जीएस पेपर 3+2। 3 और 2 क्यों? इकोनॉमी और आईआर। मार्च में 2025 मार्च में न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया आए थे, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर ने इंटेंट शो किया कि हमको जल्दी से जल्दी ये एफटीए साइन करना है, ठीक है। इसके पहले ट्रंप आ चुके थे, यूएस में ट्रंप आ चुके थे, टैरिफ वॉर शुरू हो चुका था, तो तमाम कंट्रीज जो रिसीविंग एंड पे थी यूएस टैरिफ के, ठीक है, उन्होंने उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी मतलब री स्ट्रैटेजाइज की। ये सोचा गया कि जैसे इंडिया ने सोचा वैसे न्यूजीलैंड ने सोचा कि हमको ज्यादा से ज्यादा मुक्त व्यापार समझौते हैं, एफटीएस हैं, वो फॉर्ज करने की, वो स्टार्ट करने की आवश्यकता है। तो उसी कड़ी में इंडिया न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्च में डिसाइड करते हैं कि हम एफटीए जो है वो साइन करेंगे। एफटीए क्या होता है सभी को पता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। एक तरीके का इकोनॉमिक अरेंजमेंट है, बायलेटरल इकोनॉमिक अरेंजमेंट है। बायलेटरल क्या मतलब, दो से भी ज्यादा कंट्रीज हैं वो भी आपस में मिलकर एफटीए साइन कर सकती हैं, ठीक है। एफटीए क्यों साइन किए जाते हैं? अब अभी हमने सेपा एफटीए किया ना, एथियोपिया ओमान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, ठीक है। एफटीए होते क्या है? अमूमन जब दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो क्या लगाती हैं? टैरिफ लगाती हैं। टैरिफ लगाती हैं। टैरिफ लगाने के पीछे का रैशनल क्या होता है? दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो सरकार को राजस्व मिलता है, सबसे आसानी इनकम टैक्स कलेक्ट करना टफ है। इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना टफ है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इन इन पॉइंट से सामान आ रहा है जा रहा है, तो आप वहां क्या करते हैं? टैरिफ लगा देते हैं। इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट्स पे आपको क्या देखने को मिलता है? टैक्सेस। इसी को हम क्या कहते हैं? टैरिफ्स। इसी को हम टैरिफ्स कहते हैं। तो टैक्स लगाते हैं आप, सबसे पहले सरकार को फायदा हो जाता है। क्या फायदा होता है? उसको राजस्व मिलता है, उसी से सोशल वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें फाइनेंस होती हैं। दूसरा फायदा क्या होता है टैरिफ लगा के? हाँ, कि जैसे चाइना से कोई चीज है, ठीक है, अगर टैरिफ नहीं है, वो 10 रुपए में आ रही है, मान लीजिए इंडियन मैन्युफैक्चरर वही चीज 12 रुपए में बना रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? लोग 10 रुपए वाली चीज खरीदेंगे सेम चीज, या 12 रुपए वाली, 10 वाली, ठीक है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर धीरे धीरे गायब हो जाएगा और इंडियन मार्केट जो है वो चाइनीज गुड से फ्लड कर दिया जाएगा, ठीक है। टैरिफ लगाया जाता है, मान लीजिए 20% टैरिफ लगा दिया चाइनीज गुड पे, तो 10 रुपए वाला सामान कितने का हो गया? 12 रुपए का हो गया।
सरकार को क्या फायदा हुआ, 2 रुपए टैक्स मिला, और जितने में 12, जितने पैसे में इंडियन सामान मिल रहा था उतने ही पैसे में आपको जो चाइनीज गुड है वो भी मिल रहा है। तो इंडियन जो कॉम्पिटिटर है, इंडियन मैन्युफैक्चरर है, वो भी क्या है, उसकी भी दुकान बंद नहीं होगी। तो टैरिफ से 2 फायदे होते हैं, एक तो होता है कि सरकार को राजस्व मिल रहा है, दूसरा क्या, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, जो घरेलू घरेलू मैन्युफैक्चरर हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ये 2 फायदे होते हैं टैरिफ से, ठीक है। लेकिन लेकिन होता क्या है, बहुत ज्यादा आप टैरिफ इंपोज कर देते हैं, या टैरिफ से जो नुकसान है वो क्या है, टैरिफ से जो नुकसान है वो ये है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं पैरालाइज हो जाती है, वो कहीं ना कहीं स्टाइफल हो जाती है, आपस में ट्रेड कम हो जाता है, इंडस्ट्रीज में रिडंडेंसी ज्यादा आने लगती है, कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाता है, कंज्यूमर लॉस पे रहता है, कंज्यूमर जो है वो लॉस पे रहता है। अभी जैसे खाली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बोल दिया जाए कि बस आप ही बेचेंगे, चाइनीज गुड्स या यूरोपियन गुड्स इंडियन मार्केट में नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमने इतना ज्यादा टैरिफ, सरकार अगर ये बोल दे तो क्या है, इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो मन करेगा वही बेचेंगे और हमारी मजबूरी हो जाएगी लेना, तो कंज्यूमर जो है वो लॉस में आ जाता है जब टैरिफ बहुत ज्यादा रहती है। जैसे टाटास हैं, महिंद्रास हैं, यहाँ पे कुछ R&D नहीं होता था, वही जीप जो सन 70 में बिक रही थी, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ वही सन 90 में भी बिक रही थी। लेकिन जब ऑटोमोबाइल सेक्टर को खोला गया तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा ओपेल आ गई, ठीक है, हुंडई आ गई, होंडा आ गई, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर पे भी प्रेशर पड़ा ना कि हमको भी अपनी चीज है वो बेहतर करनी है। तभी देखिए स्कॉर्पियो एनलाइन आ गई, एक्सयूवी 700 आ गई। उनको पता है कि अब हम R&D या इनोवेशन नहीं करेंगे तो हम क्या है, हम मार्केट से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप टैरिफ कम करते हैं, टैरिफ लगाने के तो फायदे आपको समझ में आ गए, लेकिन टैरिफ बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या है, तो कंज्यूमर लॉस पे आ जाता है, कंज्यूमर लॉस में आ जाता है, जो डोमेस्टिक कंपटीशन है वो खत्म हो जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इनोवेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमको ये देखने को मिल रहा है 1991 LPG रिफॉर्म्स के बाद से इंडियन इकोनॉमी है वो आपका ओपन अप हुई, हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को, इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तर्ज पे हम अलग अलग ब्लॉक्स के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ FTA साइन कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड है, उसको क्या कहा जाता है, इट्स इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। जितना ज्यादा ट्रेड रहेगा, जितना ज्यादा ट्रेड रहेगा उतना ज्यादा ग्लोबल GDP बढ़ेगी, ग्लोबल GDP बढ़ेगी तो इंडियन GDP भी बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा ग्लोबल GDP में आपको इजाफा देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस हमने हाल में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स हैं वो लॉन्च किए हैं। हम भी एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरना चाह रहे हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, हम चाइना+1 में +1, चाइना+1 स्ट्रैटेजी में +1 बन के उभरना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ FTA साइन करने पड़ेंगे। तो अभी हमको क्या देखने को मिला, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में FTA डील है वो फाइनलाइज, जो इंटेंट है वो मार्च में शो किया गया था, करीब 8-9 महीने निगोशिएशंस देखने को मिली है, और अब फाइनली निगोशिएशन एंड है, निगोशिएशन एंड हो चुकी है। अभी FTA आया नहीं है, अभी न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट है वो पास करेगी, उसके बाद जो FTA है दैट वुड कम इनटू पिक्चर, दैट वुड कम इनटू पिक्चर, ठीक है। क्या इंटेंट है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है कहाँ, कहाँ किसके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास और एंटार्क्टिक के पास, एंटार्क्टिक के पास, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री है, इट्स अ डेवलप्ड कंट्री। और इंडिया न्यूजीलैंड के जो टाइज हैं वो क्या है, वो हिस्टोरिकल हैं, दोनों कॉमनवेल्थ की नेशन है। न्यूजीलैंड भी क्या थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी है, तो जो हमारे टाइज हैं वो पुराने हैं, अच्छे रिलेशंस रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए, इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने अभी FTA भी है वो भी साइन कर लिया है, ठीक ठाक। इंडियन टूरिस्ट हैं न्यूजीलैंड विजिट करते हैं, न्यूजीलैंड में ठीक ठाक इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। काफ़ी लोग जैसे वेलिंगटन में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, ठीक है। और भी जैसे मेडिकल टूरिज्म है, न्यूजीलैंड से काफ़ी लोग इंडिया आते हैं। तो जो इंटरकनेक्टेडनेस है दोनों इकोनॉमीज का वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है, और ये बढ़ते जा रहा है, विद एवरी पासिंग डिकेड इट्स राइजिंग। तो जो नई FTA आई है, नई FTA आई है, इसमें क्या कुछ मेजर टेक अवेज हैं, व्हाट आर सर्टन मेजर टेक अवेज।
अभी की बात करें तो सन 24-25 में जो बायलेटरल ट्रेड है वो कितने का है? 1.3 बिलियन डॉलर का है। 1.3 बिलियन डॉलर का है सन 24-25 में। ठीक है, एफटीए क्या करने की कोशिश कर रहा है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसको डबल डाउन करने की कोशिश कर रहा है अगले 5 साल में। इसको डबल करने की कोशिश कर रहा है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। एफटीए आएगा तो जो म्यूचुअल ट्रेड है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ हटा दी तो 12 रुपए वाला जो सामान है वो अपने आप 10 रुपए का हो गया। तो नॉर्मल सप्लाई डिमांड से क्योंकि चीज सस्ती हुई है तो आप ज्यादा खरीदेंगे, उसको। ठीक है, तो एफटीए के बाद कोशिश ये की जाएगी कि अगले 5 साल में जो म्यूचुअल ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, उसको डबल कर दिया जाए। दूसरा क्या है? दूसरी ये चीज है कि इंडिया जो है इंडिया जो है वो करीब करीब 95% न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स पे जो टैरिफ है वो पूरा खत्म कर देगा। 95% प्रोडक्ट लाइन में, मतलब 5% पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि हर चीज आप फ्री कर दे रहे हैं, कुछ कुछ चीजों पे टैरिफ रहती है। तो इंडिया ने 95% की रियायत दी। ठीक है, कि 95% टैरिफ लाइन पे, जो प्रोडक्ट लाइन है उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगी। खाली 5% जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उन पे बस 5% आइटम्स पे, एक्सपोर्ट आइटम्स पे ही अब टैरिफ लगेगी। 95% जो चीजें हैं वो जिस दाम में न्यूजीलैंड पे बिकती हैं उसी दाम पे इंडिया में भी बिकेगी। वो न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स जो आपके न्यूजीलैंड में भी कहिए 100 रुपए इंडियन करेंसी में बिक रहे हैं, तो वही चीज 100 रुपए इंडियन करेंसी में भी बिकेगी। ठीक है, तो 95% न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स पे इंडिया ने रियायत दी है। न्यूजीलैंड ने कितने की दी है? 100% की दी है। मतलब अब हर इंडियन प्रोडक्ट वुड बी टैरिफ फ्री। ठीक है, इन न्यूजीलैंड। लेकिन जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है, एफटीए का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है इन टर्म्स ऑफ ऑगमेंटेशन और इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट्स। रीजन क्या है इसका? रीजन ये बताया गया है कि न्यूजीलैंड जो है वो दुनिया के सबसे लोएस्ट टैरिफ इंपोजिंग कंट्रीज में से। वहां इफेक्टिव जो टैरिफ लगाया जाता है वो 2.3% का बस लगाया जाता है। 2.3%। तो एफटीए साइन भी कर दिया गया तो भी इससे कुछ बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी इंडियन एक्सपोर्ट्स में। नहीं बात समझे? क्योंकि ऑलरेडी टैरिफ बहुत कम थी। जो नेट इफेक्टिव टैरिफ रेट है वो 2.3% का है। मतलब एक एवरेज इंडियन प्रोडक्ट न्यूजीलैंड यहां से निकल रहा है 100 रुपए का, तो वेलिंगटन में पहुंचे वो कितने का हो जा रहा है? 102.3 रुपए का हो जा रहा है। तो इतना कोई मतलब कमी नहीं आएगी एफटीए लगने के बाद से। मान लीजिए यही टैरिफ जो होता है 20% का होता, तो 120 वाली चीज 100 की हुई होती। लेकिन अभी क्या है? 102.3 वाली चीज कितने की हो रही है? 100 की। तो बहुत मार्जिनल इंक्रीज हमको देखने को मिलेगा। तो एफटीए का क्या फायदा है? एफटीए में कुछ और एडिशनल चीजें हैं वो ऐड की गई। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए में कुछ और एडिशनल चीजें ऐड की गई हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने कमिट किया है कि अगले 15 साल में, इन नेक्स्ट 15 ईयर्स, न्यूजीलैंड की जो कंपनीज हैं वो करीब करीब 20 बिलियन डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी अलग अलग सेक्टर्स में। अगले 15 साल में 20 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड पॉपुलेशन कम है लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, सॉवरेन फंड उनके पास बहुत ज्यादा है, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, हम क्या है? हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। हमको क्या चाहिए? हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको फंड्स चाहिए, मतलब सस्ता फाइनेंस चाहिए, हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, एफआईआई चाहिए, एफडीआई चाहिए। तो एफटीए ठीक है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है अगले 15 साल में 20 बिलियन डॉलर हमको न्यूजीलैंड से देखने को मिलेंगे अलग अलग सेक्टर्स में। दिस इज अ गुड थिंग। फिर अगला क्या है?
पहले क्या था, एक न्यूमेरिकल कैप था, पहले इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर एक कैप लगा हुआ था कि मतलब इतने से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड नहीं जा सकते। अब ये न्यूमेरिकल कैप जो है उसको हटा दिया गया। इस एफटीए डील के बाद इस न्यूमेरिकल कैप को हटा दिया गया, प्लस इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां जा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे पूरे पैसे भेजते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग भी बाहर आज पढ़ने जाने लगे हैं। तो वहाँ क्या है कि उनको खुद सस्टेन किया जाए, मतलब वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, तो वो पार्ट टाइम जॉब कर पाए। तो इसके तहत मिनिमम 20 आवर्स अ वीक का वर्क परमिट है, वो इंडियन स्टूडेंट्स को मिल गया है। मिनिमम 20 आवर्स पर वीक वर्क परमिट है, वो मिल गया है कि वो पढ़ाई भी करें और साथ ही साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब करें, जैसे स्टोर्स पे काम करना, ठीक है, या फ्यूल स्टेशंस हैं वहां पर काम कर लेना। तो ये दूसरी चीज की गई है। तीसरी चीज क्या की गई है, पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज। पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। जैसे मास्टर्स या स्टेम, स्टेम क्या, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स जो लोग कर चुके हैं या पीएचडी जो लोग कर चुके हैं, ठीक है, उनको एक एक्सटेंडेड वर्क वीजा मिल जाए। अभी क्या होता है, अभी वेस्टर्न कंट्रीज में हमको ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ एजुकेशन खत्म हुई, वो वेस्टर्न कंट्रीज कोशिश में रहती हैं कि ये लोग वापस अपने देश लौट जाएं, इंडिया लौट जाएं, पाकिस्तान लौट जाएं, बांग्लादेश लौट जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करने की बात की गई। हाँ, तो इसमें यह है कि 3 साल का वीजा मिलेगा स्टेम वालों को, और स्टेम वालों को जो मास्टर्स किए हुए लोग हैं, और 4 साल का वीजा मिलेगा किनको, जो पीएचडी किए हुए लोग। 3 साल का किनको, स्टेम ग्रेजुएट्स को, और जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं। स्टेम मतलब समझिए ना, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। कि मतलब वो पढ़ाई खत्म कर लें, पढ़ाई के दौरान भी उनके पास पार्ट टाइम जॉब हो, कम से कम वो 20 घंटे हर हफ्ते काम करें, कुछ पैसे कमाएं, अपने आप को वहां सस्टेन कर पाए, ठीक है। उनको घर से, इंडिया से पैसे ना लेने पड़े, तो हमारा भी फॉरेक्स बचेगा, जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा भी बचेगा। एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा फायदा ये हुआ कि एक बार पढ़ाई खत्म हो गई तो उनको तुरंत वापस इंडिया नहीं आना है। दे कैन स्टे बैक, दे विल गेट 3 years to 4 years वर्क वीजा, दे कैन वर्क देयर, हैव सम सेविंग्स एंड देन दे कैन कम बैक, ठीक है। अगली, क्योंकि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बाहर की पढ़ाई महंगी है, ठीक है। तो इंडिया आएंगे तो उस तरीके से जॉब्स नहीं मिलेंगी, हाई पेइंग जॉब्स, लेकिन वहां रहेंगे तो हाई पेइंग जॉब्स रहेंगी, नई स्किल सीखेंगे वो, और फिर वो इंडिया लौटेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड है, डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ का जो गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो भी बेहतर है। तो दे वुड ऑल्सो ब्रिंग इन न्यू स्किल्स, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा। टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक है। इसमें कौन लोग आ जाएंगे, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हो गए, ठीक है, योगा इंस्ट्रक्टर्स हो गए, होटल्स में जो शेफ्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो स्किल्ड लोग हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स है, उनके लिए टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वीजा का भी प्रावधान रखा गया है इस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में। तो है, मतलब कोलोकियली इसको क्या कहा जा रहा है, एफटीए कहा जा रहा है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, लेकिन इसमें और भी प्रावधान है। तो इट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इट्स मोर देन जस्ट ट्रेड, मतलब सिर्फ ट्रेड वाला कंपोनेंट नहीं है, खाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, इसमें आपका टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा भी है,
इंडियन स्टूडेंट्स पे पहले जो कैप थी वो हटा दिया गया है। उनके पास अब क्या है, पार्ट टाइम जो वर्क होता है उसकी भी परमिट है, कम से कम वो 20 घंटे काम कर पाएंगे तो अपने आप को वहां पर सस्टेन कर पाएंगे। पोस्ट वर्क अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की गई हैं, ठीक है। फिर अगले 15 साल में ये एफटीए के माध्यम से, इस डील के माध्यम, एफटीए डील के माध्यम से इंडिया में $20 बिलियन है वो भी इन्फ्यूज किए जाएंगे। तो ट्रेड एनालिस्ट जो हैं उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि मतलब ये इंडिया के लिए एक फेवरेबल एफटीए है, एक फेवरेबल एफटीए है। इंडिया के जो पर्पस हैं वो अच्छे से सर्व कर रहा है, इंडिया के जो पर्पस हैं वो अच्छे से सर्व कर रहा है, और इंडियन साइड से जो निगोशिएशंस हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। इंडिया सबसे बड़ा काम क्या कर पाया है इसके साथ, इस एफटीए के साथ, कि अपना अपना जो एक बहुत सेंसिटिव सेक्टर है डेयरी सेक्टर, उसको प्रोटेक्ट कर पाया है। न्यूजीलैंड के जो निगोशिएटर्स थे वो बार बार पुश कर रहे थे कि इंडिया जो अपना डेयरी सेक्टर है उसको ओपन अप करे। हाँ, इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है उसको ओपन अप करे, किसके लिए, न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। न्यूजीलैंड जो है वो डेयरी इंडस्ट्री में वर्ल्ड लीडर है, वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो मिल्क रेयरिंग होती है, ठीक है, या जो डेयरी इंडस्ट्री है वो क्या है, बहुत फ्रेगमेंटेड है, बहुत छोटे, मतलब किसानी कर रहे हैं, खेती किसानी, 5 बीघा 4 बीघा जमीन है और साथ में 4 भैंसे हैं, 2 गाय हैं, इस तरह रहता है। तो क्या करते हैं, मोस्टली वो सब्सिस्टेंस के लिए करते हैं, घर के लिए जो भी दूध दही ये सारी चीजें कंज्यूम हो गई, उसको उसके बाद जो एडिशनल रहता है वो बेच देते हैं। तो 4 6 8 10 गाय भैंसे हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं एक छोटे किसान के पास, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, डेयरी फार्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, एक ही फार्म में 20-20 हजार बोवाइंस हैं, ठीक है, बफलोस हैं, काउज हैं। और वहाँ इंडस्ट्रियल स्केल पे डेयरी इंडस्ट्री है वो चलती है। तो वहाँ जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो बहुत टॉप नॉच है, बहुत हाई क्वालिटी है। और साथ ही साथ क्योंकि वो बहुत इंडस्ट्रियल स्केल पे करते हैं सारे काम, तो वहाँ पे जो प्राइजेज हैं वो बहुत कम है, वहाँ जो प्राइजेज हैं वो बहुत कम है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे इसका ठीक उलट है। हमारे यहाँ जो डेयरी इंडस्ट्री बहुत छोटी छोटी फ्रेगमेंटेड है। एक गांव में पता चल रहा है 20 किसान है, 50 किसान है, सबके पास 4 भैंसे, 6 भैंसे, 2 भैंसे ऐसे हैं, ठीक है। खुद कंज्यूम करते हैं सब्सिस्टेंस के लिए, और जो एडिशनल प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में बेचते हैं, वो मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। जो लोग स्पेशलाइज तरीके से भी करते हैं, जो फार्म चलाते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके से उनके पास न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं है, न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं है कि वो इंडस्ट्रियल स्केल पे वो काम कर पाए, इंडस्ट्रियल स्केल पे वो काम कर पाए, तो उसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आ पाता है यहाँ पे। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मिलावट बहुत ज्यादा है, आपने देखा होगा दिवाली वगैरह के टाइम, होली के टाइम मिलावट बहुत ज्यादा होने लगती है, ठीक है। तो अगर एफटीए में डेयरी सेक्टर इंडियन साइड निगोशिएट करके शील्ड नहीं कर पाता तो होता क्या, सस्ता जो न्यूजीलैंड, सस्ता और हाई क्वालिटी जो न्यूजीलैंड डेयरी प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट को फ्लड कर देता, इंडियन मार्केट को फ्लड कर देता। धीरे धीरे क्या होता, इंडियन डेयरी सेक्टर जो है वो ठप हो जाता, इंडियन डेयरी सेक्टर है वो ठप हो जाता। आरसीईपी से हम लोग इसीलिए निकले थे, जिसके माध्यम से हम अपना जो एग्रेरियन सेक्टर है और डेयरी सेक्टर है वो बचा पाए। आरसीईपी क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। क्योंकि जो डेयरी सेक्टर है, इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वो खाली एक इकोनॉमिक सेक्टर नहीं है, वो पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव सेक्टर है, ठीक है। हमारा जो ऑलमोस्ट 50% वर्कफोर्स है वो किस पे आश्रित है, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज पे, ठीक है, 50% वर्कफोर्स। तो हम, और तो इसमें डेयरी सेक्टर भी आ गया, अगर हम इसको ओपन अप कर दें न्यूजीलैंड के मार्केट के लिए या ऑस्ट्रेलिया के प्रोड्यूसर्स के लिए, तो क्या होगा, हाई क्वालिटी सस्ता ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्रोडक्ट है वो इंडिया में डंप होना शुरू हो जाएगा, इंडिया में आना शुरू हो जाएगा। और इंडिया की जो ये इंडिया के डेयरी फार्म्स हैं, जो छोटे माइक्रो या स्मॉल डेयरी फार्म्स हैं, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो इंडिया के लिए मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन, हमने अपना डेयरी सेक्टर है वो भी ओपन अप नहीं किया जबकि न्यूजीलैंड साइड से प्रेशर था। दूसरा क्या है कि भले एफटीए का जो इम्पैक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे उतना ज़्यादा नहीं पड़े, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी क्या है, न्यूजीलैंड ऑलरेडी वेरी लो टैरिफ नेशन है। लेकिन लेकिन इसके अतिरिक्त, इसके बियॉन्ड हमने हमने कई सारे टेक अवेज हैं वो लिए हैं, किससे, न्यूजीलैंड से। वही जो हमने बात की, $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कैप्स हैं वो हटा दिए हैं,
फिर आपका टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा है वो मिल चुका है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वी हैव बीन एबल टू सेव आवर डेयरी इंडस्ट्री। क्यों किया गया है ये एफटीए? ट्रेड तो बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी देखिए वॉर फुटिंग पे एफटीए एफटीए आपको सुनने में आ रहा है। यूके के साथ हमने एफटी किया, ईयू के साथ बात चल रही है, ठीक है। अभी ओमान एथियोपिया के साथ हमने देखा, ठीक है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक सब्सटेंशियल मार्केट है वो हमने लूज किया है। किसके फॉर्म में? अमेरिकन मार्केट 50% टैरिफ, ठीक है। तो एक मार्केट जब हम लूज कर रहे हैं तो हम नए मार्केट्स गेन करने की सोच रहे हैं। गेन कैसे करेंगे? ज्यादा से ज्यादा एफटीए, ज्यादा से ज्यादा एफटीए साइन करके। तो भले छोटी छोटी कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन अब हमारे पास नए डेस्टिनेशन आ रहे हैं, हम अपने आप को इंश्योर कर पा रहे हैं। आइडिया इज नॉट टू कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, कि एक अनरिलायबल बड़े पार्टनर से बेहतर है 10 छोटे छोटे रिलायबल पार्टनर्स रहे, ट्रेड पार्टनर्स रहे आपके पास, ठीक है। Climate governance should be well thought out and not arbitrary. Analyze the statement in light of recent definition of Aravali's. जलवायु शासन सुविचारित होना चाहिए, मनमाना नहीं। अरावली पर्वतमाला की हालिया परिभाषा के आलोक में इस कथन का विश्लेषण करिए। लिख लेंगे।